नमस्कार। एमपी की महाभारत में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब केवल एक महीना बाकी है। एक महीने में काफी तोड़ जोड़ बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस ने भी अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा जो गतिविधियां चल रही है, दूसरी पार्टियों की गतिविधियां हैं। बसपा ने भी सांवेर से एक पूर्व तहसीलदार रहे विक्रम सिंह गहलोत को टिकट दे दिया है। ये विक्रम सिंह गहलोत वो हैं जो मोहम्मद सुलेमान के वक्त, जब मोहम्मद सुलेमान इंदौर में कलेक्टर हुआ करते थे, तब वे यहाँ तहसीलदार थे। तो जाहिर है सांवेर की सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन चली है। सांवेर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने तुलसी सिलावट को टिकट दिया है, जो अभी मंत्री हैं। पहले कांग्रेस से इसी सीट से जीत के आए थे और यहां से कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को टिकट दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। वे वापस कांग्रेस में आ गए हैं और अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह सांवेर में अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा में त्रिकोणीय जंग होने वाली है। इसके काफी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। प्रशासन को लगता है कि सांवेर एक महत्वपूर्ण सीट होगी और उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सांवेर में तीन अस्थायी हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, ताकि स्टार प्रचारक वहां आ सकें, उनको उतरने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, जो इंदौर के इतने करीब है तब भी सांवेर में हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। इससे जाहिर है कि सांवेर आगामी उपचुनाव में एक बड़ी जंग देखने जा रहा है, राजनीतिक जंग देखने वाला है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद हैं, जो कई अखबारों में और चैनलों में संपादक रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है। श्री रमन रावल जी। रमन रावल जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, धन्यवाद, नमस्कार। रमन जी, क्या आपको लगता है कि कोरोना की स्थिति देखते हुए मध्य प्रदेश के ये उपचुनाव टाले जाने चाहिए थे? क्योंकि कोरोना काल के कारण मतदान काफी प्रभावित हो सकता है, चुनाव प्रचार भी प्रभावित होगा और हो सकता है कि चुनाव के दौरान भीड़ भाड़ बढ़ने से कोरोना संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? प्रकाश जी, मुझे लगता है कि ये समय अगर उपचुनाव नहीं भी कराए जाएं तो ऐसे कोई आसमान नहीं फट रहा है या कोई संविधान की आत्मा नहीं मर जानी है। दरअसल काल और परिस्थितियां देखकर ही सारे फैसले लिए जाने चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय कोरोना की आफत आई हुई है और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से तालाबंदी खुलने के बाद में लोगों का परस्पर संपर्क बढ़ा है, तो संपर्क बढ़ने के साथ में निश्चित रूप से संक्रमण भी बढ़ा है। ये बात ठीक है कि मृत्यु दर उतनी अधिक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्च तक भी चुनाव टाल दिए जाएं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में ये चुनाव घोषित नहीं होते, रमन जी, मेरा ये सवाल आपसे है कि अगर मध्य प्रदेश में ये उपचुनाव घोषित नहीं होते तो कौन सा संवैधानिक संकट पैदा हो जाता? क्या ये उपचुनाव नहीं होते तो ये सरकार नहीं चल सकती थी, या जो लोग मंत्री बने हैं वे मंत्री नहीं रह सकते थे? एक आम दर्शक ये जानना चाहता है कि क्यों ये चुनाव जरूरी थे और इनके नहीं होने से क्या फर्क पड़ जाता? उपचुनाव नहीं होने से कोई संवैधानिक संकट वाली तो बात ही नहीं है। दरअसल मसला इसमें सिर्फ यही था कि जिन कांग्रेस समर्थित लोगों को जो सिंधिया के साथ भाजपा में आए थे, उनको मंत्री बनाया है। 6 महीने तक बिना शपथ लिए, बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाया जा सकता है। एक दिन का बीच में जो है उनको हटा देंगे, एक दिन का अंतर रखेंगे, दूसरे दिन फिर शपथ दिला दी, फिर से वो मंत्री बन सकते हैं, फिर अगले 6 महीने तक के लिए रह जाएंगे। संवैधानिक संकट जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है, सारा मसला ये राजनीतिक है। अभी ऐसा लग रहा है इस समय चुनाव करवाया जाना फ़ायदेमंद हो सकता है, शायद यही सोच हो भाजपा के इसके पीछे, इसलिए उन्होंने कोई विरोध किया नहीं। और कांग्रेस को भी ये शायद लग रहा हो कि हो सकता है इस समय चुनाव अगर होते हैं तो लोगों का गुस्सा है कोरोना को लेकर, जैसा वो प्रचारित कर रहे हैं कि कोरोना में जो है संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो इसको मुद्दा कांग्रेस भी बना सकती है। हालांकि राजनीतिक दल दोनों कार्यक्रम वही करेंगे
जो कोई एक दल करेगा, सभाएं, रैली, जनसंपर्क सब होगा, उसमें भाजपा और कांग्रेस कोई मुद्दा नहीं है। तो संवैधानिक संकट जैसी कोई बात है नहीं इसमें। जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ये उपचुनाव होने के बाद भी प्रदेश में स्थिरता शायद ही आए, क्योंकि सरकार किसी की भी रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर बनी रहे या कांग्रेस वापस सत्ता में आए, विधानसभा में सीटों की संख्या का बल बहुत ही संतुलित रहने वाला है। 19-20 का ही अंतर रहने वाला है। हो सकता है कि उपचुनाव के बाद फिर आया राम गया राम की स्थिति बने, लोग पार्टियां छोड़े और दूसरी पार्टी में शरीक हो जाएं, ये भी संभव है। तो क्या आपको लगता है कि इन उपचुनाव के बाद स्थिरता आ पाएगी? ऐसा लगता तो है उपचुनाव के बाद में स्थिरता आ जाएगी, क्योंकि इस समय जो पहले से जीती हुई सीटें हैं भाजपा की, वो 107 सीटें, इस समय 108 सीटें हैं भाजपा के पास में, और जो सिंधिया समर्थक उन्होंने मंत्री बनाए उसी के बूते पर वे बहुमत जुटा भी पाए हैं। तो संभव यही है, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि 15 सीटों पर और अभी जो है वो जीत के करीब भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से 120 से 125 के बीच में सीटें भाजपा की हो जाएंगी। उसके बाद फिर मुझे लगता नहीं कि कोई अस्थिरता वाली बात होगी। कांग्रेस के लिए ये टेढ़ी खीर है, लगभग असंभव जैसा है, क्योंकि 91 सीटें उनके पास में है और 116 सीटों के बहुमत के लिए 25 सीटें होने चाहिए, तो बहुत बहुत मुश्किल है वो। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस भी अंदरूनी तौर पर ये उम्मीद रख रही होगी कि वे सरकार बनाने की स्थिति में है। इस बार चुनाव के पहले ही जिस तरह का माहौल है और कांग्रेस जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एकदम आक्रामक रुख अपनाए हुए, क्या आपको लगता है रमन जी कि मध्य प्रदेश में राजनीति का स्तर गिर गया है, चुनाव प्रचार का स्तर गिर गया है और इस तरह के घटिया शब्दों का इस्तेमाल पहले तो कभी नहीं होता था, और इसका फायदा कांग्रेस को होगा या कांग्रेस को इससे नुकसान होगा? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, चुनाव के स्तर में गिरावट तो काफ़ी है, और सिर्फ चुनाव के स्तर में जो प्रकाश जी, राजनीति के ही स्तर में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। कम से कम 2 दशक तो ऐसे बीते हैं जहाँ मूल्य शून्य हो गए हैं, आदर्श कुछ बचे नहीं हैं। एक ही सूत्र है हर राजनीतिक दल का कि सत्ता प्राप्त करना और कैसे भी करना। उसके लिए कोई उसूल नहीं, कोई आदर्श नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, दावे कोई कुछ भी करे, लेकिन अब वो बात रही नहीं है भारतीय राजनीति में। तो ठीक है, अब समाज को भी, मतदाता को, जनता को भी अभ्यास हो गया है, और समाज के बीच में भी मूल्यों में कमी तो आई है, उसी का असर राजनीति पर भी है। तो अब ये बहुत ही बेईमानी है, जिसको कहना चाहिए कानूनी तकाजे उसको रोक नहीं सकते। ये तो समाज को ही तय करना है कि वह अपना स्तर बनाए रखे, तो राजनीति में भी स्तर निश्चित रूप से बना रहेगा। रमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया, हमारे सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया। मित्रों, चुनाव में भी 1 महीना शेष है, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं इस चुनाव के कार्यक्रम में नियमित रूप से चुनाव की समीक्षा करूंगा। इस कार्यक्रम में आगे जाकर लाइव भी करूंगा, और हर दिन नए नए मेहमानों के साथ बातचीत करके आपके साथ इस कार्यक्रम को ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाऊंगा। इसके अलावा क्षेत्रवार में सीटों का विश्लेषण भी करूंगा। एक बार ज़रा चुनाव में नामांकन पत्र भर जाने के बाद और उम्मीदवारों के नाम वापसी के बाद स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए, और मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश किस तरह दूसरे राज्यों से चुनाव के बारे में अलग है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कृपया मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाकर इस कार्यक्रम के नोटिफिकेशन पाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।